तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हम साइंस के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यह है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो थियोफ्रेस्टस को जो है दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है कि चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है। जो चिकित्सा शास्त्र है दोस्तों, उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जो जनक है दोस्तों, वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। जो चावल की फसल के लिए जो जैव उर्वरक का कार्य करता है दोस्तों, कौन सा करता है आपका, वो करता है आपका नील हरित शैवाल। कौन सा करता है, नील हरित शैवाल। इसी में आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आता है आपका कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो जो लेमिनेरिया जो शैवाल है दोस्तों, इससे जो है आयोडीन प्राप्त होती है। तो अगला, इसके बाद अगला जो आता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने जो है दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं, अगला है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। तो किसे कहा जाता है, लिस्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लिस्टर को कहा जाता है। अगला है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। इसके बाद आता है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया दोस्तों, लेनी ने जो है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। तो अगला महत्वपूर्ण है पॉइंट है कि जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो किसने की दोस्तों, जीवाणु की खोज जो है किसने की, ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवाणु की खोज की। वहीं विषाणु की खोज बात करें दोस्तों, तो विषाणु की खोज किसने की, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने कब की दोस्तों, 1892 में जो है विषाणु की खोज की थी। और टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की, तो रोबर्थ ने जो है दोस्तों टाइफाइड के जीवाणु की खोज की थी। तो बढ़ते हैं, अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपका, अब आता है दोस्तों बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी। तो किसने की थी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज। तो एक की थी दोस्तों, किसने की थी, आइजैक मैन ने। तो किसने की थी, आइजैक मैन ने जो है दोस्तों इसकी खोज की थी। इसके बाद आता है कि रॉबर्ट हुक ने अपने किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया। तो माइक्रोग्राफिया में जो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का नाम दिया था। तो अगला आता है कि एपीकल्चर में के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, एपीकल्चर के अंतर्गत जो है आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है, तो अब बात करते हैं दोस्तों पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और अंत में आता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट है दोस्तों, इनको आपको जो है या तो स्क्रीनशॉट करना है या तो उस पर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। अब आता है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका इक्थियोलॉजी के बाद आता है एंटोमोलॉजी की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह है दोस्तों आपका एंटोमोलॉजी। फिर आता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है दोस्तों, इसका अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है ऑफियोलॉजी के अंतर्गत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको नोट रखते हुए चलना है। और फिर आता है दोस्तों सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है।
और लास्ट में जो आता है आपका वो आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसके अंतर्गत? अब इसके बाद आता है कि अरस्तु द्वारा जो है समस्त जीवों को जो है कितने भागों में बांटा गया था। तो कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों? अरस्तु द्वारा जो है समस्त जीवों को कितने समूह बांटा गया था? तो जो दो समूह में, पहला समूह जंतु और दूसरा वनस्पति समूह में। अब आता है जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का पिता? तो लिनियस को कहा जाता है। फिर आता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दोस्तों लिनियस को कहा जाता है। अब आता है दोस्तों वी हेटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्णित किया गया है? तो वी हेटकर के अनुसार जो है दोस्तों समस्त जीवों को जो है 5 वर्गों में जो है वर्णित किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा आता है दोस्तों आपका प्रोटिस्टा, तीसरा आता है पादप, चौथा आता है आपका कवक और पांचवा आता है दोस्तों आपका जंतु। कौन कौन से है? पहला आपका हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा आता है दोस्तों आपका पादप जिसे जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांटिवी कहते हैं, और चौथा आता है दोस्तों आपका कवक जिसे जो है फंजाई कहते हैं, और पांचवा जो आता है दोस्तों आपका वो आता है जंतु जगत। जंतु यानी कि एनिमल, या इसी को जो दोस्तों मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो है मेटोजोआ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला जो आता है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो जो सभी प्रोकैरियोटिक जीव है दोस्तों, क्या क्या है आपका? एक तो है आपका जीव, क्या क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया तथा आर्की बैक्टीरिया। यह जो है किस जगत में आते हैं? यह जो दोस्तों इनको जो है मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। अब दूसरा अगला है कि विविध प्रकार के एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव, जो विविध प्रकार के जो एक कोशिकीय जो है जलीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो किस जगत में शामिल किए जाते हैं दोस्तों? यह जो है प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। अब आता है पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? जो युगलिना है दोस्तों वो आपका किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अगला जो आपका आता है कि शैवाल, मॉस पुष्पीय तथा अपुष्पीय अब आता है दोस्तों आपका कि शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय अपुष्पीय पौधे, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव किस जगत में आते हैं? तो किस जगत में आते हैं दोस्तों? यह जो है पादप में आते हैं, जिसे जो प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि किस जगत में यूकैरियोटिक तथा पर पोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। तो जो अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं दोस्तों उन्हें जो है किसमें रखा जाता है? वो है दोस्तों आपके फंजाई, यानी कि कवक। फिर आता है किस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यह किस में आते हैं दोस्तों? आपके जंतु जगत या मेटाजोआ भी इसे कहते हैं। अब आता है कि जीवों के द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया? जो जीवों की जो द्विनाम पद्धति है दोस्तों किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया था? तो ये आता है दोस्तों आपका कैरोलस लिनियस ने। फिर आता है कि जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहती है? तो जीवन की जो सबसे छोटी एवं जो संरचनात्मक इकाई किसे कहती है दोस्तों? कोशिका को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगला जो आपका आता है सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है दोस्तों किसकी है? वह जो है आपकी किसकी है दोस्तों? है आपकी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? किस जीवाणु की है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है। अब आती है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, न्यूरॉन सिस्टम है, वह जो है सबसे लंबी कोशिका है शरीर में। अब आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? स्लाइडन और स्वान ने। ये शो दोस्तों आधा शो होगा। स्लाइडन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आता है किससे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब अगला है दोस्तों कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आता है कि किस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो हिस्टोन जो प्रोटीन रहती है दोस्तों किस प्रकार की कोशिका में नहीं होता?
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है दोस्तों आपका हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब आता है दोस्तों, अगला आता है कि जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो जीवाणु होते हैं और नील हरित जो शैवाल रहते हैं दोस्तों, उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति क्रमश किसकी बनी होती है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, इन तीनों की जो है दोस्तों वह बनी होती है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, जिसे जो है कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं, यह जो आपकी किस प्रकार की कोशिका में उपस्थित रहता है? यह जो है यूकैरियोटिक कोशिका में रहता है। किस में रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब आता है गोल्जी काय, जिस गोल्जी बॉडी किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? तो जो गोल्जी काय है दोस्तों, वो भी आपके किस में रहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका और सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, केंद्रिका और सेंट्रियोल, यह सभी किस में पाए जाते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट है, इन्हें आपको नोट करते हुए चलना है। फिर आता है यूकैरियोटिक में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में है जो दोस्तों डीएनए जो है वह जो है पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में यानी कि डबल हेलिक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों यूकैरियोटिक में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो यूकैरियोटिक में जो श्वसन है दोस्तों वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों? आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर अगला आता है यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो दोस्तों अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों? अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन, यह जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों वह उसमें जो है 70S प्रकार के यानी कि 70S प्रकार के जो आपको राइबोसोम उसमें देखने को मिलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें दोस्तों, इसमें जो है 80S प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आता है यूकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं, कितने फिलामेंट होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है दोस्तों तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? तंतु इसमें जो है दोस्तों आपका केवल एक तंतु रहता है। अब आता है, इसके बाद आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम श्वसन की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो है दोस्तों इसमें श्वसन होता है। फिर आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो किस में होता है दोस्तों? थाइलेकॉइड में जो है आपको प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका की हमने बात की थी, तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता था? अभी हमने बात की दोस्तों, तो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और फिर आता है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इसमें दोस्तों अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है दोस्तों, इसमें जो आपका अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का विभाजन होता है। वहीं कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो है दोस्तों किसकी बनी होती है? यह जो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। तो कौन होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति जो है वह जो है कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार को बनाए रखने में सहायक होती है। अब आता है कि कोशिका के अंदर जाने एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। तो किसके द्वारा निर्धारण होता है दोस्तों? यह जो है कोशिका झिल्ली द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ जाएगा, कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाना चाहिए या कौन सा पदार्थ नहीं जाना चाहिए, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। अब आता है सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किन वैज्ञानिकों ने देखा था? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने जो है सबसे पहले पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगला आता है प्रथम यानी कि सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा? तो जीई पैलार्ड ने जो है दोस्तों यह देखा था। किसने देखा था? जंतु कोशिका में किसने देखा? जीई पैलार्ड ने। और पादप कोशिका में जो है राइबोसोम को किसने देखा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। अब आता है कि
कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों उसके लिए जो उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है, आपका राइबोसोम करता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और स्तनी के रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता। तो लाल रुधिर कण में जो है दोस्तों राइबोसोम एवं अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। किस रुधिर कणिका में नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि लाल रुधिर कण में। अब आता है किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को जो है दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने अभी चर्चा की थी। इसे ही जो दोस्तों कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज की बात करें तो 1886 में दोस्तों इसकी खोज होती है और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा जो है दोस्तों इसकी खोज की जाती है। और वैज्ञानिक जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने दिया था, बेंडा ने जो दोस्तों यह नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। अब आता है कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो श्वसन स्थल है दोस्तों किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी दोस्तों। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों, डुबे ने। लाइसोसोम को ही जो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब आता है कोशिका में बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करने का कार्य किसका होता है, तो किसका होता है दोस्तों, कोशिका में बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करने का कार्य यह होता है दोस्तों, किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। अब आता है किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर आता है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम में दोस्तों 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आता है अगला जो आता है कि स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो जो स्तनधारियों की जो दोस्तों लाल रक्त कणिका में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अभी हमने चर्चा की थी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है। अब आता है लवक कहाँ पाए जाते हैं, लवक जो दोस्तों पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं और यह जो है किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस लवक की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, तो किसकी दोस्तों, हरित लवक। हरित लवक की सहायता से जो है दोस्तों पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन का निर्माण करता है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे है। अब आता है दोस्तों कि पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है, तो पत्तियों का जो पीला रंग है दोस्तों किसके कारण होता है, यानी कि कैरोटीन निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। इसके बाद आता है कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। फिर अगला आता है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है, लवक है दोस्तों ये, भोज्य पदार्थ का जो संग्रह करने वाला लवक है वह कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों आपका, जो भोज्य पदार्थों को जो संग्रह करता है, अवर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और जड़ों भूमिगत तनों में कौन सा लवक पाया जाता है, तो जड़ों और भूमिगत तनों में दोस्तों आपको कौन सा लवक देखने को मिलेगा, अवर्णी लवक देखने को मिलेगा। फिर आता है पुष्प फल भित्ति बीज आदि में कौन सा लवक पाया जाता है, तो बीज पुष्प फल भित्ति आदि में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, वर्णी लवक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, वर्णी लवक जो है पाया जाता है। अब आता है टमाटर का रंग लाल किस वर्णी लवक के कारण होता है, तो लाइकोपेन के कारण जो है दोस्तों टमाटर का रंग लाल होता है। फिर आता है गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो गाजर में दोस्तों कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। और चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो चुकंदर में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, विटामिन पाया जाता है। फिर अगला आता है दोस्तों कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे हो जाते हैं, इन धागों को क्या कहते हैं, इन धागों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, जो जेली के समान जो पाया जाता है प्रत्येक क्रोमोसोम में उसे क्या कहते हैं, उसे जो है मैट्रिक्स कहते हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों सभी को पता है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, यानी कि 46 जो है मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं।
वहीं चिंपैंजी में बात करें दोस्तों तो 24 जोड़ी का मतलब आपके 48 गुणसूत्र। और बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21 जोड़ी यानी कि 42 गुणसूत्र। एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में जो है दोस्तों 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण है। फिर आता है मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मच्छर में जो दोस्तों 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 गुणसूत्र यानी कि कितने जोड़ी? 3 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर में बात करें तो 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि 7 जोड़ी जो है मटर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेंढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? मेंढक की बात करें तो मेंढक में दोस्तों 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 26 यानी कि कितना? 13 जोड़ी। आपको जो है 26 गुणसूत्र का मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक गुणसूत्र में जो है दो एक जोड़ी में जो है 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 26 है तो आपका कितना जोड़ी होगा? यानी कि 13 जोड़ी। तो बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों गेहूं में कितने पाए जाते हैं? गेहूं में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 42 यानी कि 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 48 यानी कि 48 24 जोड़ी। कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 78 पाए जाते हैं। 78 का मतलब कितना हुआ? 78 का मतलब हो गया दोस्तों आपका यानी कि 39 39 जोड़ी जो है कबूतर में कुत्ते में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर में कितने होते हैं दोस्तों? 80 यानी कि 40 जोड़ी। चूहे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40 यानी कि 20 जोड़ी। दिल्ली में नहीं दोस्तों, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये बिल्ली होगा। बिल्ली में जो है 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 गुणसूत्र। और प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्याज में जो है 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में दोस्तों सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1300 से 1600 तक टेरिडोफाइट में गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मनुष्य में कितने पाए जाते हैं दोस्तों? मनुष्य को तो आपको पता है, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 46 यानी कि 23 जोड़ी। आलू में कितने पाए जाते हैं दोस्तों? आलू में जो है 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 48 का मतलब यानी कि 24 जोड़ी। सबसे ज़्यादा किस्म पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में। कितने पाए जाते हैं? 1300 से 1600 के बीच में पाए जाते हैं। अब आता है 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑर्थर कॉर्नबर्ग द्वारा जो है दोस्तों इसकी खोज की जाती है। कब? 1962 में। अब आता है ऐसे अंग जो समान कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? उन्हें जो हम समरूप अंग कहते हैं। और ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई दे सकते हैं परंतु मूल रचना एवं मूल परिवर्तन में समान होते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? समजात अंग कहलाते हैं। अगला आता है ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, क्या कहलाते हैं? उन्हें जो दोस्तों अवशोषी अंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब जाके आप समझ जाओगे कौन सा अवशेषी अंग है, कौन सा समजात अंग है, कौन समरूप अंग है। तो बात करते हैं सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है दोस्तों? यह जो है समजात अंगों के उदाहरण है। क्या क्या है समजात अंगों के उदाहरण? क्या क्या है? सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ समजात अंगों के उदाहरण है। अब आता है तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख आदि है। यह जो दोस्तों किसके उदाहरण है? समरूप अंगों के उदाहरण है। और कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स किसके उदाहरण है? अवशेषी अंगों के उदाहरण है। क्या? कर्ण पल्लव हो गया, त्वचा के बाल हो गया, वर्मीफॉर्म और अपेंडिक्स, यह सभी किसके हैं? अवशेषी अंगों के उदाहरण है। अब आता है मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य में दोस्तों कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 जो है अवशोषी अंग पाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण जीव थे दोस्तों वो थे आपके साइनोबैक्टीरिया। क्या थे? साइनोबैक्टीरिया। अब आता है पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ? तो पक्षियों का जो विकास होता है दोस्तों सरीसृप वर्ग से होता है।
अब आता है जल स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ। तो जल और स्थलचर जो जीवों का विकास है दोस्तों वह जो है मत्स्य वर्ग से होता है। और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किस वर्ग से हुआ। तो किससे हुआ दोस्तों, स्तनी जो जंतु है उनका विकास जो होता है सरीसृप वर्ग से होता है। फिर इसके बाद आता है कि जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, यह जो आपका लेमार्क ने दिया था। फिर आता है किस वैज्ञानिक को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो ये डीएनए की जो अधिकांश मात्रा है दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको केंद्रक में देखने को मिलेगी। अब आता है डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं। सभी को पता है दोस्तों डीएनए में जो है 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में दोस्तों डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी पाई जाती है, आरएनए में दोस्तों राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर आता दोस्तों कि डीएनए की इकाई किसे कहा जाता है। जो डीएनए की इकाई दोस्तों किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। काफी बार दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अब आता है सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। जो आनुवांशिकों क्रियाओं का जो संचालन होता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, डीएनए द्वारा होता है। अब आता है कि डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना दोस्तों, डबल हेलिक्स संरचना मॉडल का प्रतिपादन सन 1953 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। तो वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन दोनों ने जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया। कब किया गया, 1953 में। अब आता है कि एडेनिन व थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दोस्तों कितने पाए जाते हैं, दो 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 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 3 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। तो इसे मिला है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दोस्तों 2 पाए जाते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में दोस्तों हाइड्रोजन कितने बंध पाए जाते हैं, 3 आबंध पाए जाते हैं। अब आता है आरएनए के निर्माण में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, आरएनए के निर्माण में जो है नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में क्या होता है दोस्तों, डीएनए में होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन। यह जो होता है दोस्तों किसमें आपका डीएनए में। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, यानी कि इसमें जो है थाइमिन नहीं पाया जाता। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन किसमें होता है, आपका डीएनए में होता है। आरएनए जो है थाइमिन की जगह क्या होता है दोस्तों, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अब आता है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है एमआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा आरएनए सहायता करता है। तो कौन सा है दोस्तों, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को राइबोसोम पर लाना किसका कार्य है। तो यह किसका कार्य है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को जो है राइबोसोम पर, यह किसका होता है दोस्तों, टीआरएन यानी कि ट्रांसफर आरएनए का कार्य होता है। यह क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के जो एमिनो एसिड है उसे जो है दोस्तों राइबोसोम पर यह ले जाता है, यानी कि राइबोसोम पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर लेता है। अब आता है कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्लों को चुनने में मदद करना किसका कार्य है। तो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए दोस्तों यह जो है केंद्र के बाहर जो है जो एमिनो एसिड का निर्धारण करता है, यानी कि एमिनो एसिड को यह चुनता है। कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। अब आता है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा। तो कोशिका विभाजन, जब कोशिका का विभाजन हुआ 1855 में किसने देखा दोस्तों, यह जो है सबसे पहले जो है किसने देखा था, विर्चाउ ने देखा था। फिर आता है कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन की बात करें दोस्तों, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक तो होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। अब आता है अविकसित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है दोस्तों, इसमें जो है असूत्री विभाजन पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। असूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, अमीबा और प्रोटोजोआ में, इसमें क्या पाया जाता है,
असूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों, जंतु कोशिका में से पहले 1869 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने देखा? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले 1879 यानी कि 1879 में किस वैज्ञानिक ने देखा? तो किसने देखा दोस्तों? वॉल्थेर फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले देखा। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? तो काई कोशिका में जो है दोस्तों समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला आता है अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो किसने की दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले बिजमैन ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? जनन कोशिकाओं में जो आपका अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब आता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में जो है कितनी अवस्थाएं होती है? इसमें जो है दोस्तों आपको कितनी अवस्थाएं देखने को मिलेगी? इसमें जो दोस्तों आपको जो है 4 अवस्थाएं देखने को मिलेगी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो आपका हो गया प्रोफेज, दूसरा हो गया दोस्तों आपका मेटाफेज 1, तीसरा हो गया एनाफेज 1, चौथा हो गया टेलोफेज 1। कितनी अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में? अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों 4 प्रकार का विभाजन पाया जाता है। इसमें जो है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 प्रकार का विभाजन अवस्था इसमें पाई जाती है। अब सूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितने संतति कोशिका का निर्माण होता है? सूत्री विभाजन में दोस्तों एक जनक कोशिका से जो है 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का निर्माण होता है? 4 संतति कोशिका का जो है दोस्तों इसमें निर्माण होता है। काफी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं, अगला जो आता है आपका कि प्रोफेज 1 प्रावस्था कितनी उपावस्था में पूरी होती है? जो प्रोफेज है दोस्तों यह जो है कितनी उपावस्था में पूरी होती है? यह जो है दोस्तों 5 उपावस्था में पूरी होती है। एक होता है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन और डेकिनेसिस। कितनी होती है? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, टीन, डिप्लोटिन और डेकिनेसिस। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है दोस्तों? इसमें जो है आपकी 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। अब जो है दोस्तों जो 5 प्रकार की इसमें प्रावस्था पाई जाती है, किसमें? ये पाई जाती है आपकी प्रोफेज 1 अवस्था में। सूत्री विभाजन अर्धसूत्री किसमें पाई जाती है? प्रोफेज 1 अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 अवस्था में। अगर हम इसमें बात करें तो प्रोफेज 1 में जो है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों जो लेप्टोटीन है आपका, इसमें क्या होता है? इसमें जो है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें द्विगुणित हो जाती है, यानी कि यह जो है डिप्लॉइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिप्लॉइड हो जाती है। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में दोस्तों आपका क्या होता है? इसमें जो है समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। जो समान समजात गुणसूत्र होते हैं वह दोनों जो है आपस में जुड़कर जो है एक साथ जो है क्या करते हैं दोस्तों? जोड़े बनाते हैं। किसमें? जाइगोटीन में। पैकेटिन की बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें जो दोस्तों क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किसमें होती है? पैकेटिन में होती है। ये 5 महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आता है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किसमें होती है दोस्तों? पैकेटिन में होती है। और डिप्लोटिन में क्या होता है? डिप्लोटिन में जो आपका जो है जो समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। जो जाइगोटीन में जो है दोस्तों जो समजात गुणसूत्र जो जोड़ी बनाकर एकत्रित होते हैं, और इसी का उल्टा जो डिप्लोटीन है आपका चौथे नंबर का, इसमें जो समजात जो गुणसूत्र है जो आपस में इकट्ठे जुड़ रखे थे वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? अलग होने लगते हैं। और डाइकिनेसिस जो सबसे लास्ट में आता है, डाइकिनेसिस। क्या आता है? डाइकिनेसिस जो है दोस्तों डाइकिनेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो है इस अवस्था में जो है दोस्तों केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका प्लस केंद्रिका इसमें जो है लुप्त हो जाती है। ये है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की 5 उपावस्थाएं। इन सभी के कार्य आप समझ गए होंगे। और अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। कितना होता है? अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों साइंस के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे साइंस से उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।